अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने गैस लॉस पे बात की थी। मैंने जस्ट गैस लॉस का इंट्रोडक्शन दिया था आपको और मैंने सारे के सारे गैस लॉस के नेम बताए थे। अच्छा, मैंने बॉयल्स लॉ को स्टार्ट कर दिया था बॉयल्स लॉ को, और मैंने बिल्कुल ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया था। थोड़ा सा मैं उसको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, उसके ग्राफ वगैरह भी बता देता हूँ, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ था जो अंडर डिस्कशन था लास्ट वीडियो में, वो था बच्चों, प्यारे बच्चों, बॉयल्स लॉ था। ठीक है, और बॉयल्स लॉ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये लॉ बेसिकली वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन बता रहा है। और वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन ये बता रहा है, कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और कांस्टेंट टेम्परेचर वाली कंडीशन को हम आइसोथर्मल कंडीशन कहते हैं। कौन सी कंडीशन कहते हैं? आइसोथर्मल कंडीशन। अच्छा, मैंने इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर दे दिया था, अब मैं तुम्हें इसकी स्टेटमेंट वगैरह बता देता हूँ बेटा, और उसके बाद जो है वो फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये सब चीज़ें करवा दूँगा। तो हम ज़रा इसकी देख लेते हैं स्टेटमेंट, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद फिर हम जो है, मैंने बता दिया था कि भाई अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature। कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहते हुए किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली रिलेटेड है। प्रेशर आप बढ़ाएंगे, वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। इससे रिलेटेड बेशुमार एग्जांपल मैंने आपको दे दी। ठीक है, अच्छा बेटा, मैथमेटिकली V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या आएगा? कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट आ गया K, V इज इक्वल्स टू K अपॉन P। और अगर मैं इस P को जो कि डिवाइड हो रहा है ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा? PV इज इक्वल्स टू K। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल हम बहुत आसान सी मिसाल ले लेते हैं। अच्छा, कंसिडर अ गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। अच्छा, ये बॉयल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन है। सही, बॉयल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन है। कंसिडर अ गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। its volume is its initial its volume is represented by V and for pressure P। ठीक है, वॉल्यूम के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? V होगी, और प्रेशर के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? V होगी। अच्छा, अब इस कंटेनर की हम इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं। इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है बेटा? जब हमने इसको हीट एनर्जी अप्लाई नहीं की, बल्कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ इनिशियल कंडीशन ताकि आसानी से नज़र आ जाए।
कंटेनर की इनिशियल कंडीशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सही है, ये इनिशियल कंडीशन है, इस पे प्रेशर अप्लाई हुआ है P1 और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है V1 है। ये बिफोर हीटिंग है, हमने अभी हीट एनर्जी नहीं दी। अच्छा, सही है। अच्छा, बल्कि हीटिंग की ज़रूरत नहीं है ना, इनिशियल कंडीशन है जब प्रेशर कम है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, हीट एनर्जी का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल होता है उस वक्त जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो हीट एनर्जी का कोई सवाल नहीं है। हाँ, इनिशियल कंडीशन का मतलब ये है कि जब लो प्रेशर है, प्रेशर कम है, सही है। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है कि आपके पास इस वक्त क्या है, लो प्रेशर है। अच्छा, अंदर गैस है, ठीक है भाई। और अगर मैं कहूँ कि फाइनल कंडीशन, तो फाइनल कंडीशन में ये होगा कि मैंने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, ज़्यादा कर दिया प्रेशर, तो प्रेशर के ज़्यादा करने से वॉल्यूम में क्या फ़र्क आएगा, कम होगा भाई। प्रेशर के साथ वॉल्यूम के क्या रिलेशन बताया गया, इन्वर्स रिलेशन बताया गया है। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि प्रेशर बढ़ गया। ये पिस्टन है, प्रेशर बढ़ गया, सही है। तो अब ये है फाइनल कंडीशन, अब प्रेशर बढ़ा हुआ है और वॉल्यूम आपके सामने क्या है बेटा, चेंज हो गया, V2 हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई इनिशियल कंडीशन पे वॉल्यूम था V1 और प्रेशर था P1, फाइनल कंडीशन पे जब प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम, प्रेशर ज़्यादा हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, अब आप सबको बोल दें कि P1 क्या है, लेस प्रेशर है, और V1 क्या है, हाई वॉल्यूम है। इसके मुकाबले में P2 क्या है, हाई प्रेशर है, और उसके मुकाबले में V2 क्या है, लेस वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, या लो वॉल्यूम बोल दो, लो प्रेशर लो वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी क्या है कि आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। अच्छा प्यारे बच्चों, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये जो कंडीशन है PV इक्वल्स टू के, इस कंडीशन को आप इस पे अप्लाई करो इनिशियल कंडीशन पे, तो क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू के, और इस कंडीशन पे अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, P2 V2 इज इक्वल्स टू के। अब मैं आपसे कहता हूं कि दोनों को इक्वेट करवा दो, क्योंकि दोनों इज इक्वल्स टू के यानी कांस्टेंट के बराबर है, दोनों इज इक्वल्स टू के यानी कांस्टेंट के बराबर है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करवा दूं, कंपेयरिंग बोथ, तो मेरे पास फाइनल लिस्ट क्या बन जाएगी, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये है आपके पास क्या, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की फाइनल इक्वेशन कौन सी है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, जो कि न्यूमेरिकल में अप्लाई होगी। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली रिलेटेड है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सही है, कांस्टेंट टेम्परेचर वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल कंडीशन।
अच्छा प्यारे बच्चों, वॉल्यूम इज इनवर्सली रिलेटेड टू अप्लाइड प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो कांस्टेंट कौन सा आ गया, के, और पी डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई पीवी इज इक्वल्स टू के। व्हाट इज दिस पीवी इज इक्वल्स टू के? ये मैंने कल बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में बताया था। पीवी इज इक्वल्स टू के का मतलब क्या है कि जब कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम का आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपका आंसर कांस्टेंट आएगा। क्या मतलब है, देखो भाई अभी हमने पढ़ा ना, प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। तो जब जब आप प्रेशर बढ़ाओगे उस वक्त वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने प्रेशर किया 1 atm, प्रेशर का यूनिट atm होता है, अभी प्रेशर के यूनिट पे बात कर लेंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/, मिसाल के तौर पे चलो वॉल्यूम हो जाएगा 1/1 dm³। अच्छा अब देखो ये बात अभी ऐसे समझ में नहीं आएगी ना, चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ। प्रेशर मिसाल के तौर पे कहीं पे है 2 atm, तो बेटा वॉल्यूम 1/2 dm³ होगा। यानी जितने गुना प्रेशर बढ़ाओगे उतने गुना वॉल्यूम कम होगा। अगर प्रेशर है 3 atm तो वॉल्यूम 1/3 atm 1/3 dm³ होगा। प्रेशर अगर है 4 atm तो वॉल्यूम 1/4 dm³ हो जाएगा। अब बताओ जितना जितना प्रेशर बढ़ा रहा हूँ उतना उतना वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, ये प्रेशर ये वॉल्यूम है, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। आंसर क्या आएगा, 1 कांस्टेंट। 1 कांस्टेंट है, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के से। मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, 1 कांस्टेंट। मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, 1 कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जितना जितना आप प्रेशर बढ़ाते जाए उतना उतना वॉल्यूम क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अच्छा फिर उसके बाद जब मैंने ये बात बता दी तो फिर मैंने कहा एक मिसाल ले लेते हैं कि कंसिडर अ गैस enclosed in a container at constant temperature, its volume is represented by V, and for pressure, सही है, its volume is represented by V and pressure is represented by P। या फॉर प्रेशर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, P यूज़ कर रहे हैं। खैर है, अब आपने इनिशियल एक कंटेनर बनाया, उसमें गैस को इनक्लोज कर दिया, उसकी इनिशियल कंडीशन देखा। इनिशियल कंडीशन क्या थी, जब प्रेशर कम था, तो जब प्रेशर कम था तो वॉल्यूम ज़्यादा था, जब प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो गया। अब मैं वो जो PV इक्वल्स टू के वाली एक्सप्रेशन है, अगर उसको इस पर अप्लाई करूँ तो P की जगह पे P1 आ जाएगा, V की जगह पे V1। उस पर अप्लाई करूँ तो P की जगह पे P2 आ जाएगा। दोनों को इक्वेट कराएंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी बॉल्स लॉ की, P1 इक्वल्स टू P2 V2। ये बॉल्स लॉ है, सिंपल। तो आपने पेपर में अगर आगे लेट सपोज, वैसे तो पहली बात तो ये कि आएगा नहीं क्योंकि इतने बेवकूफ़ाना सवाल नहीं पूछते। चलो अगर आ भी गया तो आपने क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है, मैथमेटिकली लिखना है, ये एक्सप्लेनेशन देनी है और यहाँ तक पहुँचा के छोड़ देना है। अच्छा अब इसकी ग्राफ है, ग्राफ समझ लो बेटा, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी आते हैं। ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है भाई ग्राफ, मुश्किल थोड़ी। प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन बताना है बस हम लोगों को। बॉयल्स लॉ की ग्राफ, ग्राफ ऑफ द बॉयल्स लॉ। नंबर 1 ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। तो भाई इन्वर्स रिलेशन है ना, तो अब देखो ग्राफ किस तरह का बनेगा। देखो मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया प्रेशर, वाई एक्सिस पे ले लिया वॉल्यूम। अब देखो एक्स एक्सिस पे प्रेशर कम होगा, ये जगह 0 प्रेशर है, बिल्कुल कम है। जब प्रेशर कम होगा, देखो प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ऊपर होगा। देखो यहाँ पे तुम एक्स एक्सिस में बिल्कुल 0 पर है, तो वॉल्यूम में तुम बिल्कुल टॉप पर होगे। तो जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अब जब प्रेशर बढ़ेगा, अब ये 0 है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। सही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे प्रेशर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वाई एक्सिस पे वॉल्यूम क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ये इन्वर्स रिलेशन है। अच्छा ये जो कर्व है, इस कर्व को कहते हैं हम लोग आइसोथर्म। क्या कहते हैं, आइसोथर्म, आइसोथर्म, ठीक है। और ये कर्व बेसिकली क्या है, कौन सा कर्व है, हाइपरबॉलिक कर्व है। कौन सा कर्व है, ये हाइपरबॉलिक कर्व है, ठीक है। अच्छा व्हाट इज हाइपरबॉलिक, सर बेसिकली मैथमेटिक्स में फिगर्स को हम, कुछ स्पेशल फिगर्स को हम नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे इलिप्टिकल शेप, अंडे जैसे शेप को हम कहते हैं इलिप्स। इसी तरह आपने अगर इस तरह की कोई शेप है, अगर कोई इस तरह की शेप है, मिसाल के तौर पे आपके पास जहाज़ की आप नोक देख रहे हैं, जहाज़ का फ्यूजलाज जो होता है, जहाज़ का आगे वाला हिस्सा कैसा कर्व होता है, इस कर्व शेप को पैराबोला कहते हैं।
इस तरह मैथमेटिक्स में इस तरह की जो फिगर होती है ना उसको हम कहते हैं हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोलिक शेप का कर्व है, यानी कोई भी इस तरह की ऑब्जेक्ट होगी ना मैथमेटिक्स में, उस कर्व को हम नाम देते हैं हाइपरबोलिक कर्व। नाम होते हैं ना जैसे चीज़ों के, जैसे कि सर्किल है, गोल चीज़ सर्किल होगी, इस तरह तीन त्रिकोणीय चीज़ ट्राइंगल होगी, इस तरह, ठीक है। तो ये आइसोथर्म है, इसको हाइपरबोलिक कर्व भी कहते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है वो एक बेसिकली कौन सा कर्व होता है, हाइपरबोलिक कर्व होता है, उसको थर्म आइसोथर्म कहते हैं। अच्छा अब देखो, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन बता रहा है। अब अगर मैं ग्राफ बना लूँ 1/p वर्सेस v के दरमियान, अब ग्राफ कैसे बनेगा, यानी दूसरा वाला ग्राफ जरा यहाँ पे बना के देख लेते हैं। तो दूसरा वाला ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, 1/p v के दरमियान ग्राफ इस तरह बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। सर ये क्या कहानी है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। एक्स एक्सिस पे प्रेशर बढ़ते जा रहा है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम कम होते जा रहा है। लेकिन जो ये वाला ग्राफ होगा कौन सा, प्रेशर 1/p और वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों, चलो मैं तुम्हें इसकी मिसाल देता हूँ, समझा देता हूँ ये वाली बात। देखो प्यारे बच्चों, मैं तुमसे कहता हूँ प्रेशर है 1 2 3 4 5 ATM में। अगर मैं इसका 1/, ले लूँ तो 1 का 1/1 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ओके गाइस। अच्छा 1/1 क्या होगा बेटा, मतलब इसका आंसर लिख लेते हैं। 1/1 क्या होगा, 1 होगा। 1/2 होगा 0.5 होगा, 1/3 0.33 होगा, 1/4 0.25 होगा और 1/5 0.2 होगा। ठीक है। अच्छा देखो, जब P था तो P में जब तुम यू मूव करोगे, यानी एक्स एक्सिस पे मूव करोगे, तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है। देखो 1 2 3 4 5। लेकिन जब 1/p हुआ तो अब जब तुम यूँ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो प्रेशर की वैल्यू तुम्हें कम होती हुई नजर आ रही है। देख लो, पहले 1, फिर हाफ, फिर 0.3, फिर 0.25, फिर 0.2, यानी कम होती आ रही है। देखो फर्क है ना। यानी जब तुमने यहाँ पे प्रेशर रखा हुआ था तो तुम जब जैसे ही एक्स एक्सिस में मूव करते थे तो यहाँ पे आता था 0, यहाँ पे आता था 1, यहाँ पे आता था 2 3 4, यानी बढ़ती जाती थी वैल्यू, बढ़ती जाती। और जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती थी वैसे वैसे वॉल्यूम कम होते जाता था। अब तुमने P की जगह पे 1/p रख दिया। अब जरा तुम 1/p में यूँ एक्स एक्सिस में मूव करो। चलो 1/p में पहली वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1, दूसरी वैल्यू क्या आएगी 0.5, तीसरी वैल्यू क्या आएगी 0.33, चौथी वैल्यू क्या आएगी 0.25, पांचवी वैल्यू क्या आएगी 0.2। अच्छा एक बात बताओ, तुम जैसे जैसे एक्स एक्सिस में यूँ इस तरफ बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जा रही, कम होते जा रही है। अच्छा जब प्रेशर 1 है तो वॉल्यूम कम है, यानी प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर कम हुआ वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ वॉल्यूम और बढ़ा, प्रेशर कम हुआ वॉल्यूम और बढ़ा, प्रेशर कम होते जा रहा है वॉल्यूम। यानी फ़र्क क्या है, इस वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस पर जाने पर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, 1 2 3 4 5। इस वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस पर जाने पर वैल्यू कम होती रहती है प्रेशर की, तो बेटा ग्राफ वॉल्यूम बढ़ता जाता है। बस सिंपल इतना ध्यान में रखो कि प्रेशर और वॉल्यूम के 1/p का ग्राफ जो है ना स्ट्रेट लाइन होगा, और प्रेशर और p का ग्राफ जो है ना कर्व होगा, बस। अच्छा तीसरा ग्राफ भी अगर तुम लोगों को बनाना चाहें तो बना लो तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ किसका होगा, तीसरा ग्राफ पी वी एंड पी प्रेशर पी वी इज इक्वल्स टू के वर्सेस पी का ग्राफ, पी वी इज इक्वल्स टू के वर्सेस प्रेशर का ग्राफ। अब ज़रा देख लो, ये वाला ग्राफ भी देख लेते हैं। तुमने यहाँ पे ले लिया बेटा प्रेशर, यहाँ पे ले लिया पी वी इज इक्वल्स टू के। अब क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जितना जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना उतना वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। प्रेशर अगर 2 टाइम्स है तो वॉल्यूम 1/2 टाइम्स होगा। दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों, एक्स एक्सिस पे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। यार चाय मत ले जाओ यार भाई, छोड़ दो। एक तो चाय पड़ी हुई है वो भी लेके जा रहा है। अच्छा प्रेशर बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम उतने ही गुना कम हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर फिक्स आ रहा है 1 1 1 1, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। जब कोई चीज़ कांस्टेंट हो जाती है ना तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। बहरहाल 3 ग्राफ है भाई, ध्यान में रख लो, प्रेशर और वॉल्यूम का ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है।
और अगर 1/p कर दिया तो यूँ एक्स एक्सिस में जाती है तो बढ़ती थी वैल्यू, अब कम हो रही, कम होने की जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना नल्लो। यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पे कम होगा तो। अच्छा, और ये वाला ग्राफ क्या है, मैं प्रेशर बढ़ाते जा रहा हूँ, वॉल्यूम उतने गुना कम हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। पी वी इक्वल्स टू के हमेशा 1 आ रहा है, 1 तो बस खत्म। 3 ग्राफ है बस, वर्ल्ड लॉ के खत्म हो गया। अब इसके बाद चार्ल्स लॉ पे आते हैं हम लोग। अच्छा भाई, ये बॉयल्स लॉ हो गया, अब चार्ल्स लॉ के ऊपर बात करते हैं। चार्ल्स लॉ टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन बता रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा लॉ है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अच्छा चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो चार्ल्स लॉ का दूसरा नाम है आइसोबैरिक लॉ। क्योंकि जब देखो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं आइसोथर्मल, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं आइसोबैरिक। तो ये क्या कहता है कि ये कहता है इट स्टेट्स दैट, इसकी स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर पर रहते हुए किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। क्या मतलब है, अच्छा पहले तो मैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। मैथमेटिकली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सही है, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा के V इज इक्वल्स टू के टी, और V अपॉन टी इज इक्वल्स टू के, ये फाइनल एक्सप्रेशन बन गई। फिर वही कंसिडर करेंगे कंटेनर है। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा। उसकी मिसाल देखो, अगर मैं गाड़ी के टायर की बात करूँ, गाड़ी के टायर के अंदर ट्यूब होती है ना, ट्यूब गर्मियों में अक्सर ट्यूब बर्स्ट हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि देखो गर्मियों में सड़क का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सारी की सारी हीट एनर्जी वो ट्यूब एब्जॉर्ब कर रही होती है। अच्छा ट्यूब के अंदर होती है गैस, जब हीट एनर्जी गैस एब्जॉर्ब करती है तो गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। जब गैस के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो उनकी क्या बढ़ जाती है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से क्या करते हैं कि वो मॉलिक्यूल जाके ज़ोर शोर से ट्यूब के ऊपर टकराते हैं, और जब ट्यूब पे टकराते हैं तो टकराने की वजह से वो ट्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। जब ट्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो एक वक्त आता है कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो ट्यूब क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है। सिमिलरली बेटा ये काम आपने प्रेशर कुकर में भी देखा होगा कि कुकर में हम जब दाल को गला रहे होते हैं या गोश्त को गला रहे होते हैं तो अंदर गैस होती है। सर अंदर तो दाल होती है, अरे तो भाई एयर नहीं होती क्या, तो दाल होती है, गोश्त होता है, कुछ भी होता है, लेकिन एयर तो साथ में होती है ना। तो अब आपने कुकर को बंद किया हुआ है और आप नीचे से दबा के हीट एनर्जी तेज जा रहे हैं, क्या होगा, अंदर गैस जो है ना हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। दाल तो कर रही है, गोश्त भी कर रहा है, गोश्त तो खैर कन्वर्ट हो रहा है, पक्का हो रहा है, लेकिन जो अंदर एयर के मॉलिक्यूल हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है। वाइब्रेशन बढ़ती है तो वो जाके टकराते हैं किससे, ढक्कन से और कुकर की दीवारों से, जो कंटेनर होता है। जब ढक्कन से टकराते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से वो चाहते हैं कि वो उसका वॉल्यूम बढ़ा दें,
बेसिकली ट्यूब में होता है। ट्यूब में तो खैर चलो वो मॉलिक्यूल जाके ट्यूब की सरफेस से टकराते हैं और उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से ट्यूब फट जाती है। लेकिन प्रेशर कुकर में अगर आप सीटी ना उठाओ वक्त पर तो क्या होगा, प्रेशर कुकर बस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो गैस का प्रेशर अंदर इतना बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है। बाकी नेक्स्ट इसके ग्राफ वगैरह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।